जोहार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे और झारखंड जीके के इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है वो झारखंड की जनजातियों से है। पहला प्रश्न ये है कि मुंडा के समाधि स्थल पर पत्थर की सील रखी जाती है, इस पत्थर की सील को क्या कहा जाता है? आज का पहला प्रश्न है। यहाँ अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको इसके आंसर भी पता होंगे। मुंडा जनजाति में जो उनके समाधि स्थल होते हैं तो उस पर एक पत्थर की जो सील रखी जाती है उसको कहा जाता है शासनदीरी। क्या कहा जाता है? तो उसको शासनदीरी कहा जाता है। कुछ प्रमुख स्थल हैं मुंडा जनजाति के और प्रश्न वहां से भी पूछा जा सकता है। देखिए, ये सारे मॉडल क्वेश्चन होते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए ये सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया गया। तो जो व्याख्या होता है तो इस पे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ से और भी डिटेल आपको इससे संबंधित मिल जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हुए हैं पहले। देखिए, मुंडा गांव के 3 विशेष स्थल होते हैं। अब कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है अखाड़ा। अखाड़ा या अखाड़ा, तो अखाड़ा जो होता है ये क्या होता है? तो यहाँ पर पंचायत की बैठकें बुलाई जाती है। जैसे कि अब देखिए, ये खाली मैदान है, अखड़ा है ये। अब यहाँ पर या तो पंचायत की बैठक बुलाई गई, नहीं तो फिर यहाँ पर रात में युवक और युवतियां जो हैं वो एकत्र होकर नाचते गाते हैं या सामूहिक त्योहार मनाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि इस फेस्टिवल में जितने भी जनजाति हैं वो सभी उस अखड़ा में इकट्ठा होते हैं और वहां पर नृत्य संगीत का कार्यक्रम होता है, प्रसाद का वितरण होता है। सभी ये सामूहिक लोग त्योहार वहां पर मनाते हैं, या फिर कभी कभी पंचायत की बैठकें भी बुलाई जाती हैं इसी अखड़ा में। तो एक मैदान की तरह होता है ये अखड़ा। तो ये एक विशेष स्थल है जो झारखंड की और भी जनजातियों में प्रचलित हो, खास करके मुंडा जनजाति में ये प्रचलित है। अगला जो स्थल है इनका पवित्र और बहुत ही प्रचलित, वो है सरना। सरना क्या होता है? तो ये जहां पर गांव के देवता निवास करते हैं उसको सरना कहते हैं। फिर शासन क्या होता है? शासन या शशान, तो ये होता है समाधि स्थल। मैंने अभी आपको बताया कि मुंडा जनजाति के जो समाधि स्थल है उसको शासन कहते हैं और इसी पर जो एक पत्थर की सील रखी जाती है उसको कहते हैं शासनदीरी। क्या बोलते हैं? शासनदीरी कहते हैं। तो ये हो गया मुंडा जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि जेपीएससी के प्रीलिम्स के सेकंड पेपर में शासन व्यवस्था, यानी कि झारखंड के इतिहास में आपको पढ़ना है अलग अलग जनजातियों की शासन व्यवस्था, तो वहां से हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, इसके आंसर करते हैं शासन व्यवस्था से। बहुत कुछ आपका जो डाउट है या फिर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर। मांझी शासन व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब कौन कौन से कथन है? सबसे पहला है, इस शासन व्यवस्था में मुखिया को नायके कहते हैं। ये जो मांझी शासन व्यवस्था है इसके मुखिया को नायके कहते हैं। क्या ये सही है? ये आपको बताना है। इस शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान मांझी होता है। क्या ये सही है? आपको बताना है। तो ये दोनों ही कथन जो है वो गलत हैं। ये जो मांझी शासन व्यवस्था होता है उसमें मुखिया को क्या कहते हैं? तो उसे मुखिया को मांझी कहते हैं, ना कि नायके कहते हैं। इस शासन व्यवस्था में जो धार्मिक प्रधान होता है उसको मांझी नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको नायके कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हुए हैं कई बार, इसीलिए ये एक पैटर्न है जिस तरीके से आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है ढोकलो शोहर शासन प्रणाली। आप लोगों को पढ़नी है। तो ढोकलो शोहर शासन प्रणाली से कि ढोकलो शोहर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। उससे संबंधित, अब जब तक आपको इस ढोकलो शोहर शासन प्रणाली के बारे में अच्छी जानकारी होगी नहीं तब तक इसके आंसर कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ ताकि आप पता चले कि कितने गहराई में आपने इसको पढ़ रखा है। तो ढोकलो शोहर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ढोकलो शोहर का सभापति संपूर्ण खरिया समाज का राजा होता है। ढोकलो शोहर का जो सभापति होता है संपूर्ण खड़िया समाज का वो राजा होता है। क्या यह कथन सही है? ये आपको बताना है। ढोकलो शोहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। तो क्या यह सही है? ये आपको बताना है। ढोकलो शोहर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्या यह सही है? तो इसमें से मैं आपको बताती हूँ, आपको भी अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। ये जो तीसरा नंबर है, ढोकलो शोहर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो ये गलत है। ढोकलो शोहर का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? तो ये 3 वर्षों का होता है ढोकलो शोहर का कार्यकाल। और ढोकलो शोहर का चुनाव जो है वो खड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसके सभापति जो होते हैं वो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। तो ये भी सही है। अब अगला जो प्रश्न है वो बिरहोर जनजाति से, क्योंकि आपको अन्य जनजातियों की जातीय पंचायत से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिरहोर जनजाति में
उनकी शासन व्यवस्था में से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। पंचायत की बैठक में प्रत्येक परिवार का प्रधान भाग लेता है, ये मेरे ख्याल से सही है बिल्कुल। कोटवार या दिगवार न्याय का सहायक होता है, ये भी सही है। कोटवार और या दिगवार जो होता है वो न्याय का सहायक होता है। बिरहोर जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये गलत है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो जनसंख्या के आधार पर यह है संथाल जनजाति। अगर आपसे मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में आप लोग कराया था कि जो यहाँ पर ये प्राचीनतम जो जनजाति होती है जिसको मैं भूल रही हूँ, जिसमें असुर, बिरजिया ये सब आते हैं, मेरे माइंड से थोड़ा वो शब्द निकल रहा है। जो 8 प्रकार की जनजातियां होती हैं उसमें सबसे बड़ी जो है जनसंख्या के आधार पे वो माल पहाड़िया जनजाति है। आप मुझे बताइएगा, ये जो वर्ड मेरे से स्किप कर रहा है। तो जो प्राचीनतम जनजाति झारखंड की है और मतलब बहुत कम संख्या में अब झारखंड में बची रह गई है। तो देखिए बिरहोर झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये गलत है। संथाल जनजाति जो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है। बंड का मुखिया नायक कहलाता है, ये चौथा ऑप्शन है, तो ये सही है। तो ये 1, 2, 4 ऑप्शन जो है ये सही है। 3 नंबर वाला जो है ये गलत है, बाकी के सब सारे जो हैं वो सही हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि किस जनजाति के शासन व्यवस्था के अंतर्गत, अब ये और भी बहुत सारी जनजातियों में ये प्रथा है, तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं, यही रहने देते हैं, इस प्रश्न को नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए मैं प्रश्न दोहरा देती हूँ कैसे हो सकता है। किस जनजाति में शासन व्यवस्था के अंतर्गत विवाह के लिए विसूत और हड़िया का परंपरा है? विसूत मतलब अगुआ और हड़िया की परंपरा जो है झारखंड की अधिकतम जनजातियों में। तो यहाँ पर आप इसको जज नहीं कर सकते हैं ये किस एक ऐसी जनजाति है जहां पर जिसमें ये प्रचलित है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिसमें इसका प्रचलन है, हड़िया का भी है, और अगुआ के माध्यम से ही विवाह जो है वो तय किया जाता है। अगला प्रश्न है बिझिया जनजाति से कि बिझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत के 2 प्रधान कौन होते हैं? तो ये होते हैं मादी और गद्दी जो होते हैं जाति पंचायत के, ये 2 प्रधान होते हैं, मादी और गद्दी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मादी या गद्दी। थोड़ा सा हम लोग बिझिया जनजाति के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। देखिए बिझिया जनजाति के जातीय पंचायत के 2 प्रधान होते हैं, मादी और गद्दी। जातीय मामलों का निपटारा जो होता है वो उनके पंचायत में होता है। गोमांस का भक्षण, अनैतिक यौन संबंध, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, पर स्त्री और पर पुरुष गमन अपराध की श्रेणी में इन सारी चीजों को रखा गया है। इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है, जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। गोमांस भक्षण के लिए एकमात्र, अगर कोई गोमांस का भक्षण करता है तो उसके लिए सिर्फ एकमात्र मतलब उसका दंड है कि उसको जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। जाति में इनकी पुनः वापसी संभव नहीं होती अगर कोई गोमांस का भक्षण कर लिया तो। अगला जो प्रश्न है वो है बिझिया शासन व्यवस्था के अंतर्गत गोमांस भक्षण के लिए एकमात्र सजा क्या है? वही आपको मैंने बताया इसके पहले एक्सप्लेनेशन में कि इसको इनको जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है किस जनजाति की शासन व्यवस्था में उसका जातीय संगठन ही परंपरागत पंचायत का काम करता है और इसका प्रधान देवरी होता है जो कि एक वंशानुगत पद होता है। इनका जो परंपरागत पंचायत का कार्य जो होता है उसका प्रधान जो होता है देवरी होता है और ये वंशानुगत पद होता है। ऐसे किस जनजाति में होता है? तो ऐसा होता है बथुड़ी जनजाति में। बथुड़ी जनजाति का जातीय संगठन ही इनका परंपरागत पंचायत का कार्य करता है और इसका प्रधान देवड़ी होता है। इनके परंपरागत जो पंचायत होता है उसका प्रधान देवड़ी होता है और देहड़ी होता है, देवड़ी या देहड़ी जो होता है, देहड़ी का पद वंशानुगत होता है और अपने समाज में ये पुरोहित का कार्य देहड़ी के द्वारा भी किया जाता है। देहड़ी जो होता है वो पुरोहित भी होता है और प्रधान भी का भी काम करता है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस चर्च को, अब हम लोग थोड़ा देखिए शिक्षण संस्थान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ईसाई मिशनरियों का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर आप शिक्षण संस्थान के बारे में पढ़ते हैं तो ईसाई मिशनरियों से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, किस तरीके से उनका आगमन हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या क्या योगदान रहा, ये सारा चीज। तो निम्न में से किस चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है? इनमें से किस चर्च को? तो ऑप्शन नंबर ए है गॉसनर चर्च,
ऑप्शन नंबर बी है सोसाइटी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च, ऑप्शन नंबर सी है संथाल मिशन ऑफ द चर्च, ऑप्शन नंबर डी है क्राइस्ट चर्च। तो इसका आंसर हो जाएगा सोसाइटी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च। इसको शॉर्ट में एसपीजी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, और इसी एसपीजी चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग एसपीजी चर्च के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग थोड़ा सा जाने। देखिए, सोसाइटी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल, जिसको शॉर्ट में एसपीजी कहा जाता है, ये मिशन इस मिशन का आरंभ हुआ 14 अप्रैल 1869 में। ठीक है, प्रमुख इसके अधिकारी थे रेजिसी व्हिटली, और इस मिशन का जो केंद्र रहा, एसपीजी मिशन का जो एक सेंटर जो था वो था रांची, हजारीबाग और चाईबासा। क्या था? तो रांची, हजारीबाग और चाईबासा। एसपीजी मिशन अब एसपीजी चर्च के मतलब अब इसका नाम जो है एसपीजी मिशन का नाम अब परिवर्तित हो गया। अब क्या हो गया है? इसका नाम एसपीजी चर्च में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। एसपीजी चर्च को ही चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो भी चर्च से ही संबंधित है, ईसाई मिशनरियों से ही है। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, इसका नाम बदल करके किस वर्ष संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड इसका नाम रखा गया? तो किस वर्ष इसका नाम बदला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया। और नाम क्या रख दिया गया? तो संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। और पहले इसका नाम क्या था? द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है कि फादर स्टॉकमैन के चाईबासा आगमन, चाईबासा में जब फादर स्टॉकमैन जब आए थे उस समय में रोमन कैथोलिक मिशन का और फिर रोमन कैथोलिक मिशन का झारखंड में प्रवेश, ये कब हुआ था? यानी कि फादर स्टॉकमैन चाईबासा में आगमन और रोमन कैथोलिक मिशन का आगमन झारखंड में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1869 में। ठीक है, 1860। अब थोड़ा सा हम लोग रोमन कैथोलिक मिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लें। देखिए, रोमन कैथोलिक मिशन झारखंड में प्रवेश 1869 में किसके साथ हुआ था? तो फादर स्टॉकमैन के साथ हुआ था, और चाईबासा भी आए थे। इनका वास्तविक क्रियाकलाप शुरू हुआ था कब? तो 23 नवंबर 1885 में। आगमन तो हो गया था 1869 में, लेकिन इनका क्रियाकलाप जो वास्तविक जो आगे जिसके को आधार में रखकर इनको काम करना था तो 1885 में शुरू हुआ। लेकिन किसके आगमन से? तो फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस जो थे जब वो आए, क्योंकि रोमन कैथोलिक मिशन से ही इनका संबंध था, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस का संबंध निम्न में से किस चर्च से है? तो रोमन कैथोलिक मिशन से इनका संबंध है। तो जब फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस का आगमन हुआ तो उस समय में रोमन कैथोलिक मिशन का वास्तविक क्रियाकलाप आरंभ हुआ। ये वर्ष कब का था? तो 1885 का था। फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस का उपनाम लिविन साहब है। इन्हीं को लिविन साहब के नाम से भी लोकप्रिय से इनको लिविन साहब कहते थे, कॉन्स्टेंट लीवेंस को। इस मिशन का मुख्यालय कहाँ था? रांची पुरुलिया रोड में 1886 ईस्वी में ये बना था। रांची पुरुलिया रोड में रोमन कैथोलिक मिशन का जो केंद्र था, मुख्यालय, माफ कीजिएगा, मुख्यालय था। समस्त छोटा नागपुर में लिविन साहब बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। जो कॉन्स्टेंट लीवेंस जो थे जिनका आगमन 1885 में हुआ, तो ये काफी पॉपुलर थे छोटा नागपुर के क्षेत्र में। फादर जॉन हॉफमैन का भी आगमन, फादर जॉन हॉफमैन भी जो थे वो रोमन कैथोलिक मिशन से ही संबंधित है। उनका भी जब झारखंड में आगमन हुआ वो हुआ था 1893 में। कब हुआ था? तो 1893 में इनका आगमन हुआ था। 1895 से 1907 तक सर्वदा में ये रहे और वहां गिरजाघर भी इन्होंने बनवाया था। हॉफमैन, आपने सुना होगा J.H. हॉफमैन के बारे में। कब? तो 1908 का जो 1908 ईस्वी का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, तो उसका इन्होंने उसको तैयार करने में, उसका प्रारूप तैयार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हॉफमैन का योगदान भू राजस्व से संबंधित सुधारों में भी था। और 1908 ईस्वी का जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है उस पर भी इनका काफी गहरा प्रभाव पड़ा। और इनका एक और बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी की भी रचना की। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी की रचना किसने की? तो फादर हॉफमैन ने की थी। J.H. हॉफमैन भी इनको कहा जाता है। अब अगला प्रश्न भी इसी से है। 23 नवंबर 1885 को फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस, जिनको लीवेंस साहब के नाम से जाना जाता है,
उनके आने के बाद 1886 में रोमन कैथोलिक मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? तो मैंने भी आपको डिटेल में बताया है कि रांची पुरुलिया रोड में इसका मुख्यालय जो है वो बनाया गया था। अगला प्रश्न महेंद्र सिंह धोनी से है और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित। पद्म, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, पद्म भूषण होना चाहिए, तो पद्म भूषण इनको मिला 2018 में, तो ये सही है। पद्मश्री मिला 2009 में, ये भी सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007 में मिला, और लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि 2014 में नहीं मिली, 2011 में इनको मिली है। तो इसका आंसर, इसमें आपको गलत कथन चुनना है कि महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित गलत कथन कौन सा है। तो इसका गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो लेफ्टिनेंट कर्नल 2014 में नहीं मिला था, 2011 मिला था। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देखें। महेंद्र सिंह धोनी, इनको मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी के नाम से भी बुलाया जाता है। ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। भारतीय क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1981 1981 में इनका जन्म हुआ 7 जुलाई को। पुरस्कार इनको कौन कौन से मिल चुके हैं जो काफी फेमस है? वो है पद्म भूषण 2018 में, पद्मश्री 2009 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007 में, और लेफ्टिनेंट कर्नल मानद का सम्मान इनको मिला 2011 में। अब आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो लक्ष्मी पड़िया से संबंधित है, स्पोर्ट्स वाला जो क्लास है, वो हम लोग कल करेंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।